हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी आप लोगों ने कंटिन्यू कर रखी होगी और करना भी चाहिए क्योंकि जो भी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट या फिर यूपी गवर्नमेंट की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट है वो सब बहुत अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट हैं, जो अध्यापक बनने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर बहुत अच्छी तरीके से मेहरबान है। ठीक है, तो उसके लिए अगर उसने वैकेंसी निकाली है तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आप बहुत अच्छे से पूरे तन मन धन के साथ में आप अपनी स्टडी में लगे रहिए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप सफलता के कदम को चूमेंगे। ठीक है, तो हम लोगों की चर्चा क्या हो रही थी? हमने चर्चा किया था लास्ट उसमें ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, कि सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज में जो है किस तरीके से महिलाओं की स्थिति में किस तरीके की थी और इन महिलाओं को क्या राजनीतिक अधिकार थे। तो राजनीतिक अधिकार इस समय थे कब? ऋग्वैदिक काल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले अपने टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले हम आपसे एक बार ये जरूर कहेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमारा वीडियो सारे लोगों तक पहुंच सके और वो लोग किसी भी रूप में, मीन्स स्टडी के रूप में या फिर रिवीजन के रूप में, जिस रूप में भी पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या हो, हेल्पफुल साबित हो सके। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। हमने पढ़ा था क्या? ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी? तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी समाज के बारे में जानकारी करनी है तो आप वहां के सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की स्थिति को पकड़ लीजिए कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या उनको राजनीतिक अधिकार मिले हैं, क्या उनको सामाजिक अधिकार मिले हैं, या फिर उनको किस, अगर अधिकार मिला है तो कितना मिला है, इसके बारे में आप अगर जानकारी करते हैं और वहां पर महिलाओं की जो स्थिति है अगर वो अच्छी है तो दैट मीन्स वो समाज बहुत अच्छा है जो कि महिलाओं के हित की बात करता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में हमने अब पढ़ा था क्या? हमने पूर्व वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था सबसे पहले पढ़ा था ना। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में जिस तरीके से सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पढ़ा था, उसी तरीके से हम उत्तर वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। तो हमने आपको पूर्व वैदिक कालीन की जो वर्ण व्यवस्था थी, तो हमने क्या बताया था कि इस समय जो है समाज को दो वर्गों में बांटा था। कि कैसे बांटा था? तो जो समाज का वर्ग था तो वो दो वर्गों में कौन कौन से बांटे थे? तो एक था आर्य और एक था रंग के आधार पर या वर्ण के आधार पर, और दूसरा क्या था? दूसरा जो है था वो किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर था। क्लियर हुआ? ये ऋग वैदिक काल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस समय दो आधार पर समाज को बांटा गया था। एक था रंग या वर्ण के आधार पर, दूसरा था क्या? दूसरा था कि कर्म के आधार पर। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का समाज जो है किस पर आधारित था? इसकी वर्ण व्यवस्था का जो विभाजन था वो किस पर आधारित था? तो वो जन्म पर आधारित था। किस पर आधारित था? जन्म पर। ये जन्म पर कैसे आधारित था? कहने का मतलब है कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसके अंदर कोई ब्राह्मण के गुण हो या ना हो। ये कुरीति आ गई थी कहां पर? ये आ गई थी कुरीति उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जब आधार मान लिया जन्म को, तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति का जो ताना बाना था वो कैसा पड़ गया? वो कमजोर पड़ गया। भाई कमजोर तो पड़ेगा ही जब आपके अंदर क्वालिटी ही नहीं है। सपोज दैट आप क्षत्रिय हैं, एक क्षत्रिय क्या करता है कि देश की रक्षा करता है, लेकिन अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मतलब कि उसके अंदर जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, गुस्सा नहीं है, वो अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता है। जरा सा पता चला, थोड़ा सा अगर गन की आवाज सुन करके वो अंदर अपने घर में दुबक करके बैठ गया, तो फिर मतलब क्या है आपका क्षत्रिय कहलाने का?
किस काम के आप छत्री हुए? तो इस तरीके से जो पूर्व वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, तो उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए, तो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या आया कि समाज के विभाजन का आधार क्या बना? वो बना जन्म। तो वो जन्म क्या था कि आपके अंदर अगर क्वालिटी हो या ना हो, अगर आपने जन्म ले लिया, तो आप जन्मजात जो है ब्राह्मण हो गए। अगर क्षत्रियों के यहाँ जन्म लिया, तो आप जन्मजात रूप से आप क्षत्रिय हो गए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का आधार किसको बनाया था? जन्म को बनाया था। अब इसमें क्या है, जन्म को बनाया था, तो इस समय जो है क्या था कि वर्ण के आधार पर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णों के आधार पर इन लोगों का संबोधन भी किया जाता था। ठीक है? किसके आधार पर? वर्णों के आधार पर संबोधन कैसे किया जाता था? जैसे अगर कोई ब्राह्मण होता था, तो उसको बहुत सहज भाव से बुलाया जाता था कि आइए। कैसे? आप इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। कैसे बुलाया जाता था? आइए। आइए शब्द एक रिस्पेक्टिव वर्ड था। बोल अगर ब्राह्मण होता था, तो उसके लिए आइए शब्द का यूज किया जाता था। वहीं पर अगर क्षत्रिय होता था, तो क्षत्रिय को आओ शब्द के रूप में बुलाते थे। कैसे? कि आओ। इसके बाद में अगर वैश्य होता था, क्षत्रियों की जगह अगर वैश्य होता था, तो वैश्य को बुलाते थे। अगर उनको क्षत्रियों सॉरी ब्राह्मण को बुलाते थे आइए, और क्षत्रिय को बुलाते थे आओ। इसके बाद में जो होता था उसको क्या कहते हैं? वैश्य। जो वैश्य होता था, तो उसको बुलाया जाता था जल्दी आओ। कैसे बुलाते थे? संबोधन किस तरह से करते थे? जल्दी आओ। वहीं पर शूद्र को अगर बुलाया जाता था, तो किस तरह से बुलाया जाता था? उसको बोला जाता था दौड़ कर आओ। तो ये डिफरेंस दिखा रहा है कि किसका कितना इंपॉर्टेंस था। ब्राह्मण के लिए आओ, आइए, और क्षत्रिय के लिए आओ, और जो वैश्य होता था उसके लिए जल्दी आओ। वहीं पर अगर शूद्र होता था, तो दौड़ कर आओ, जैसे वर्णों का क्या है? संबोधन करते थे। ठीक है? अब इसके बाद में इसी के आधार पर जो है चारों वर्णों का संबोधन अलग अलग था, और इन चारों वर्णों की जो अंत्येष्टि करने का जो तरीका था, वो भी अलग अलग था। ब्राह्मणों के लिए कुछ दूसरे तरीके से किया जाता था अंत्येष्टि, तो क्षत्रियों के लिए कोई दूसरा तरीका था। कुछ नियम लागू किए गए थे, तो वैश्यों के लिए अलग नियम थे और शूद्रों के लिए अलग नियम थे। तो इस तरह से जो है क्या था कि अंत्येष्टि का जो है तरीका भी अलग था। अब जब तरीका अलग था, तो बात आती है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर दंड प्रक्रिया भी शामिल की गई थी, कि ब्राह्मण अगर होता था तो थोड़ा कम, और क्या नाम है, अगर क्षत्रिय होता था तो थोड़ा ज्यादा, और वैश्य होता था तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहता था। लेकिन एक चीज थी कि यहाँ पर ब्राह्मणों को जो है सबसे, कोई अगर गलत काम करते थे, तो ब्राह्मणों को ज्यादा दंड दिया जाता था अन्य वर्गों की अपेक्षा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं महिलाओं की दशा में। महिलाओं की दशा क्या क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। जहां पर हमने पढ़ा था, कहा ऋग्वेद काल में हमने क्या जाना था कि महिलाओं की स्थिति उच्च कोटि की थी। कैसी थी? महिलाओं की स्थिति कुछ उच्च कोटि की थी। इस समय पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं की दशा में बहुत ज्यादा सुधार पाए गए। जैसे कि इनकी राजनीतिक स्थिति अगर देखी जाए, तो सभा और समिति में ये महिलाएं भाग लेती थी। वहीं पर अगर उत्तर वैदिक काल में आता है, तो ये सारे अधिकार महिलाओं से क्या कर लिए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो हम जहां पर आते हैं महिलाओं की दशा में, इसमें क्या परिवर्तन आया? तो महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ? गिरावट आ गई थी। क्या हुआ था? गिरावट आ गई थी। किसकी अपेक्षा? पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। वो कैसे गिरावट आ गई थी? कहीं ना कहीं तो साक्ष्य कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें दिखी होंगी। तो बिल्कुल दिखी हैं। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये है वैदिक ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण है। इसमें एक कथन दिया गया है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। मतलब अगर जितने भी दुख हैं,
वो पुत्री के कारण ही है। इस तरीके के कथन मिले हैं। इसका मतलब ये कथन हमें ये इंडिकेट करता है कि इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी। वहीं पर एक चीज और मिली है मैत्रायणी संहिता में, कि मैत्रायणी संहिता में क्या मिला है कि स्त्री की तुलना किससे की गई है? जुए और पासे से की गई है। किससे की गई है? जुआ और पासे से। ये किस में मिला है? मैत्रायणी संहिता में मिला है। और ये जो दोनों ग्रंथ हैं वो लिखे कब गए हैं? तो वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर चारों वेदों में सिर्फ ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसकी ऋग्वेद की रचना सिर्फ और सिर्फ उत्तर वैदिक काल में हुई है। किसकी? सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। वहीं पर चाहे ऋग्वेद के आरण्यक हों, ऋग्वेद के उपनिषद हों, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हों या अन्य वेद हों, इन सबों की रचना कब हुई है? तो वो हुई है उत्तर वैदिक काल में। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जो है जो ऐतरेय ब्राह्मण है और मैत्रायणी संहिता में जो ये कथन पाए गए दोनों, क्या कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण मानते थे, ये किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में। वहीं पर मैत्रायणी संहिता में क्या है? स्त्री की तुलना जुए और पासे से की गई है। तो ये चीजें, ये कथन इंडिकेट क्या करते हैं? हमें ये इंडिकेट करते हैं कि इसका मतलब है कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। तभी इस तरीके के कथनों का प्रयोग किया गया है महिलाओं के लिए। क्लियर हो गया? इस तरह से क्या था कि इनकी स्थिति में गिरावट आई। अब दूसरी चीज क्या आती है? क्या उपनयन संस्कार था? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। हमने क्या पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में? क्या पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं का उपनयन संस्कार था, तो महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो संस्कार, उपनयन संस्कार होता था, उसको क्या कर दिया गया था? उसको खत्म कर दिया गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद में इस समय जो है उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह होने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में हमने आपको बताया है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। शादी के लिए लड़की से अनुमति ली जाती थी। और ऋग्वैदिक काल की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं प्रचलित था। दहेज प्रथा नहीं था ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में। वहीं पर दहेज प्रथा तो नहीं था, लेकिन परिवार द्वारा, उसके सगे संबंधियों द्वारा, कन्या के माँ बाप द्वारा जो उपहार में वस्तुएं दी जाती थी उसको वहतु के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर क्या है कि इस समय बाल विवाह होने लगे थे। इस तरीके के उत्तर वैदिक काल में संकेत मिले हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद में क्या है? विधवा पुनर्विवाह और क्या नियोग प्रथा का प्रचलन था उत्तर वैदिक काल में। मतलब कि इस समय विधवा पुनर्विवाह होता था और नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। इसके बाद में क्या है कि इस समय ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पर्दा प्रथा और सती प्रथा के संकेत मिले हैं। किसके मिले हैं संकेत? पर्दा प्रथा और सती प्रथा के संकेत मिले हैं। तो बात आती है कि कहाँ संकेत मिले हैं? तो ये संकेत मिले हैं अथर्ववेद में। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद में इनको सामाजिक, महिलाओं को जो है सामाजिक अधिकार भी प्राप्त थे। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा तो नहीं प्राप्त थे, लेकिन कुछ सामाजिक अधिकार इनको दिए गए थे। तो इस तरह से महिलाओं की दशा में बदलाव आया। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की जो स्थिति थी उनमें क्या क्या बदलाव आए, हमने आपसे चर्चा किया। अब इसके बाद में बात करते हैं किसकी? राजनीतिक अधिकार की, कि राजनीतिक अधिकार क्या इनको इस समय मिले थे? तो मिले थे या नहीं मिलते हैं, आइए हम जानते हैं इसके माध्यम से। कि हमने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि सभा और समिति होती थी जिस पर ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग ले सकती थी। सभा और समिति ये ऐसी संस्थाएं थी जो कि
जो जनों के जो मुख्य होता था वो कौन होता था? राजा होता था। तो सभा, समिति, विदत ये संस्थाएं ऐसी थी जो राज्य पर क्या रखती थी? नियंत्रण रखती थी, कि वो मतलब उसको इस तरीके से नियंत्रण रखती थी कि उसको ये ना फील हो कि हम तो स्वतंत्र हैं, आई एम ऑल इन ऑल, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये संस्थाएं जो है राजा पर नियंत्रण रखती थी, और इन जो मुख्य रूप से सभा और समिति जैसी संस्था थी, इसमें महिलाओं को अधिकार था इसमें भाग लेने का, ठीक है। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो जो सभा और समिति में पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, तो वही अधिकार उत्तर वैदिक काल में छीन लिए गए थे। क्लियर हुआ? उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकार, जो सभा और समिति में जो अधिकार दिया गया था, वो उत्तर वैदिक काल में छीन लिया गया था। अब इसके बाद में, जैसे कि हमने बताया आपको कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को आर्थिक अधिकार नहीं थे, नहीं मिले हुए थे। मतलब कि शादी के बाद, जैसे शादी के बाद जो है अगर लड़की होती थी, तो शादी के बाद ससुराल में जो उसका पति होता था या ससुराल की जो संपत्ति थी, तो उसके पति की संपत्ति पर महिला का अधिकार हो जाता था। तो ना तो ऐसा ऋग्वैदिक काल में मिला है, और जब ऋग्वैदिक काल में नहीं है तो उत्तर वैदिक काल में भी नहीं था, इस तरीके का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये थे आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, महिलाओं की स्थिति और वर्ण व्यवस्था, क्या क्या चेंजमेंट आए हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है विवाह की क्या स्थिति थी, कब? ये उत्तर वैदिक काल में। हमने आपको पूर्व वैदिक काल में बताया था कि पूर्व वैदिक काल में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वो कौन से थे? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह के अंतर्गत हमने क्या आपको बताया था? तो अनुलोम विवाह के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की होती थी। ये क्या होता था? अनुलोम विवाह होता था। वहीं पर अगर प्रतिलोम विवाह की बात आती है, तो प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत निम्न वर्ग का लड़का और उच्च वर्ग की लड़की आती थी, ठीक है। इस तरीके से दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वो कौन कौन से थे? पहला था कौन सा? ब्रह्म विवाह। पहले नंबर पर कौन सा विवाह आता है? तो ब्रह्म विवाह आता है। ब्रह्म विवाह कैसा होता था? इसमें जो है समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या का जो है विवाह होता था। समान वर्ग से मतलब कि अगर कन्या का पिता जिस वर्ग का है, उसी वर्ग के कन्या से उसका उसी वर्ग के वर से कन्या का विवाह कर दिया जाता था, और वो वर कैसा होता था? सुयोग्य होता था। तो इस तरह से ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो है कौन आता था? समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या का विवाह कर दिया जाता था। अगर दूसरे नंबर पर बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन सा विवाह आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है दैव विवाह। ये दैव विवाह क्या होता था कि जब कन्या का पिता अपने यहाँ यज्ञ करवाता था, ठीक है, यज्ञ कराने वाले पुरोहित से अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। क्या करता था? यज्ञ कराने वाले पुरोहित से अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। तो वो कौन सा विवाह होता था? वो दैव विवाह होता था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आता है क्या? आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह के अंतर्गत वर पक्ष से गायें लेकर के जो है कन्या का पिता अपनी कन्या का अपनी कन्या को वर को सौंप देता था। वर से क्या लेता था कन्या का पिता? तो वर से कन्या का पिता गाय लेता था, और गाय लेकर के अपनी कन्या को वर को सौंप देता था। तो ये कौन सा विवाह होता था? ये आर्ष विवाह था। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आती है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह कौन सा होता था? कि प्रजापत्य विवाह में वो होता था कन्या का पिता, तो क्या था? पूजन के बाद पिता यह कहते हुए कन्यादान करता था कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो। क्या कहता था? कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो। ये पूजन के बाद कन्यादान करते हुए पिता अपनी पुत्री से कहता है। तो ये किस विवाह के अंतर्गत आता है?
ये प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद में 5वें नंबर पर कौन सा विवाह आता है? तो 5वें नंबर पर असुर विवाह आता है, जिसमें कि क्या आता है कि वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचना। मतलब कि क्या करते थे, जो कन्या पक्ष के जो लोग होते थे, यानी कन्या का जो पिता होता था, तो वर से मूल्य ले लेता था, पैसा ले लेता था, धन ले लेता था और अपनी कन्या को क्या करता था, बेच देता था एक तरह से। तो ये क्या कौन सा विवाह होता था? ये असुर विवाह कहलाता था। क्लियर हुआ? इसके बाद में गंधर्व विवाह आता है। गंधर्व विवाह अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो लगभग गंधर्व विवाह ही हो रहे हैं और लोग पसंद भी करते हैं आज के टाइम पर। तो गंधर्व विवाह कौन सा विवाह था? ये प्रेम विवाह था। माता पिता अनुमति दे या ना दे, आज के टाइम पर शायद हो सकता है आने वाले समय में यही देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ गंधर्व विवाह ही वैलिड होंगे, कि पेरेंट्स अनुमति दें या न दें और अपना वर वधु दोनों की सहमति हो गई, अपना जाकर के शादी कर ली। तो प्रेम विवाह को कौन से विवाह के नाम से जानते थे? तो गंधर्व विवाह के नाम से जानते थे। इसमें माता पिता की अनुमति के बिना वर और वधु विवाह कर लेते थे। ठीक है, अब इसके बाद में आता है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में वधु का अपहरण करके विवाह संपन्न किया जाता था। वो क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। वहीं पर अगर पिशाच विवाह की बात करते हैं तो पिशाच विवाह के अंतर्गत कन्या की इच्छा के विरुद्ध जबरन उससे विवाह करना। क्या? कन्या की इच्छा के विरुद्ध जबरन प्रेशर डाल करके उसके साथ विवाह करना। तो ये किस विवाह के अंतर्गत आता था? ये पिशाच विवाह के अंतर्गत आता था। तो ये थे 8 प्रकार के विवाह जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। तो 8 विवाह कौन कौन से थे? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जब इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या संपन्न किया, हमने जो है 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जाना जो कि उत्तर वैदिक काल में बहुत चरम अवस्था पर थे। ठीक है, इस तरह से जो सामाजिक स्थिति थी, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा, जो ऋग्वेद काल की या पूर्व वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो है उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में भी आपके समक्ष डिटेल में हमने चर्चा कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कौन सी? पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, किस पर टिकी हुई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ा रही थी कि कहीं की भी आर्थिक व्यवस्था होती है वो 3 चीजों पे ही टिकी होती है। एक तो कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा क्या? उद्योग धंधे। तो ये जो ऋग्वैदिक काल की भी जो आर्थिक व्यवस्था थी ये भी 3 चीजों पे ही टिकी थी। किस पर? पशुपालन, कृषि और क्या? उद्योग धंधे। इन्हीं तीनों पर टिकी हुई थी। तो ये कौन कौन से थे? एक थी पशुपालन, कृषि और उद्योग धंधे। यहाँ भी जो है यही तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसको? आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। इस तरह से अगर बात देखा जाए, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की, हम पूर्व वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब बात आती है उत्तर पूर्व वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में जो उसका आर्थिक व्यवस्था का अगर महत्वपूर्ण अगर आधार था तो वो क्या था? वो पशुपालन था, वो कृषि नहीं थी। क्लियर हुआ ना? इस चीज को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, वो कृषि नहीं थी, वो था पशुपालन। वहीं अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में कृषि की जगह पशुपालन की जगह कृषि मुख्य रूप से आ गई थी। ठीक है, तो अगर अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, तो सबसे पहले अगर पूछता है कि आधार क्या था, कृषि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो वो कौन सा होगा? पशुपालन होगा। ठीक है, ना कि कृषि होगा। ठीक, तो इन पशुपालन आधार था।
तो जाहिर सी बात है, अगर पशुपालन अर्थव्यवस्था का आधार था, तो बहुत अच्छी खासी मात्रा में पशुपालन भी किए जाते थे, बिल्कुल किए जाते थे। इस समय जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, मतलब जो आधुनिक समय के जो जानवर थे, उनको जो है क्या किया जाता था, उनका पालन किया जाता था, ठीक है? तो इस तरह से अगर बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा पशु था, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु ऋग्वैदिक काल में क्या था, वो गाय था। गाय का जो है बहुत ज्यादा महत्व होता था, कब? ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, ठीक है? वहीं पर अगर प्रिय पशु की बात आती है कि सबसे प्रिय पशु कौन था ऋग्वैदिक काल में, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर आंसर होगा आपका घोड़ा, कि घोड़ा था तो वो सर्वाधिक प्रिय पशु था। कब की बात कर रही हूं मैं? ऋग्वैदिक काल की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गाय, तो गाय कैसी थी? तो गाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था किसमें? इसकी आर्थिक व्यवस्था को निभाने में गाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था, ठीक है? तो इस तरह से पशुपालन का बहुत अधिक महत्व था, ठीक है? अब इसके बाद में क्या आता है कि कुछ पशु हैं जो कि पूर्व वैदिक काल में नहीं पाए गए हैं, जैसे कौन-कौन से? हाथी है, बाघ है और गैंडा है। इनके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। इन 3 पशुओं के साक्ष्य नहीं मिले। कहीं-कहीं पर मछली भी दे देता है, कहीं-कहीं पर क्या दे देता है? मछली भी दे देता है। तो इन 4 पशुओं के बारे में आप जानिए कि हाथी, बाघ, गैंडा और मछली के साक्ष्य पूर्व वैदिक काल में नहीं पाए गए हैं, ठीक है? अब इस तरह से अगर बात करते हैं कि एक नाम आता है किसका? सरामा। सरामा एक नेम आता है जो कि किसका नाम था? ये इंद्र की कुतिया थी। किसकी थी? इंद्र की कुतिया थी, जो कि जासूसी का काम करती थी, ठीक है? उसका काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ जासूस करना, ठीक है? जासूसों का पता लगाना। तो वो कौन? उसको सरामा के नाम से ऋग्वैदिक काल में जाना गया है, ठीक है? अब ऋग्वेद में हमने क्या बताया है कि गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है ऋग्वेद में? तो वो किया गया है 176 बार। कितनी बार किया गया है? 176 बार किया गया है। वहीं पर अगर सर्वाधिक पशु, हमने क्या बताया था? अगर महत्वपूर्ण पशु आता है तो क्या होगा? गाय। और अगर सर्वाधिक प्रिय पशु को पूछता है तो क्या होगा? घोड़ा होगा। तो महत्व था गाय का। तो गाय का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिला है? 176 बार। लेकिन अगर प्रिय पशु घोड़ा था तो घोड़े का जो है कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख मिला है? तो वो मिला है 215 बार। क्लियर हुआ यहाँ तक? कितनी बार मिला है? 215 बार घोड़े का उल्लेख किया गया है। वहीं पर गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 176 बार, ठीक है? अब इसके बाद में लगभग हमने क्या बताया कि गाय पर ही, पशुपालन पर ही आर्थिक व्यवस्था टिकी होती थी। तो जिसके पास सर्वाधिक गाय होती थी, वही सबसे ज्यादा क्या माना जाता था? धनी व्यक्ति माना जाता था। क्या माना जाता था? धनी व्यक्ति माना जाता था। तो जिसके पास सर्वाधिक गायों की संख्या होती थी, उसको किस नाम से जानते थे? उसको गोमत के नाम से जानते थे, ठीक है? किस नाम से जानते थे? तो उसको गोमत के नाम से जानते थे। वहीं पर एक शब्दावली क्या आती है? एक आती है गविष्ठ। क्या आता है? गविष्ठ। तो गविष्ठ का मतलब क्या है? गविष्ठ का मतलब है कि गाय के लिए युद्ध करना, गायों को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना। तो ये क्या कहलाता था? गविष्ठ के नाम से जानते थे। क्लियर हुआ? इसके बाद में अगर गव्यतु की बात करते हैं, तो गव्यतु शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तो दूरी के लिए यूज किया गया है। लेकिन गव्यति, गव्यति और गव्यतु, गव्यतु का अर्थ है दूरी के लिए प्रयोग किया गया है। तो वहीं पर गव्यति का अर्थ चरागाह के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? चरागाह के लिए प्रयोग किया गया है। और अगर सबसे बड़ा अपराध होता था तो वो किसको माना जाता था? वो गाय की चोरी के लिए सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। जो व्यक्ति गाय की चोरी करता था, तो इससे बड़ा कोई अपराध ऋग्वैदिक काल में होता ही नहीं था, ठीक है? यहीं पर अगर बात आती है गोधूल की,
तो गोधूली को किस नाम से जानते थे? संध्या को अगर जानते थे, संध्या मतलब शाम के पहले का जो टाइम होता था, तो संध्या उसको बोलते हैं। तो उसको किस नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में? तो उसको जो है गोधूली के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी। इनको आप समय के रहते रिवाइज करते जाना, तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये था क्या? पशुपालन। अब दूसरा क्या आता है आर्थिक व्यवस्था में? तो दूसरा आता है कृषि। क्या आता है? कृषि। हमने आपको बताया था जब ऋग्वेद पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो मंडलों की संख्या हमने बताई थी मुख्य रूप से कितनी? 10। कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अगर पूछता है तो मंडलों की संख्या 10 है। तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में उल्लेख किया गया है? कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कृषि के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? चरसिणी शब्द यूज हुआ है। कौन सा शब्द यूज हुआ है? अगर बात आती है, आयोग क्वेश्चन बनाता है कि चरसिणी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो कृषि के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में पाया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में अगर कृषि भाई कृषि करते थे तो सिंचाई उनको जरूर करना पड़ता होगा, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर कृषि कैसे होगी, उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो हम बात करते हैं अगर कृषि के साधन, सिंचाई के साधन कितने थे? तो 2 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे। वो 2 प्रकार के साधन कौन कौन से होते थे? एक होता था स्वयंजा। एक होता था क्या? स्वयंजा। स्वयंजा का मतलब है कि वर्षा द्वारा जो खेतों की सिंचाई होती थी और वही वर्षा का जल तालाबों में स्टोर हो जाता था। तो जो तालाबों वाला जो पानी होता था उसको सिंचाई के लिए यूज किया जाता था। तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको स्वयंजा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ कि अगर स्वयंजा शब्द आता है कि स्वयंजा शब्द किसके लिए यूज किया गया है? वर्षा या तालाब के लिए, मतलब स्वयं से अपने आप सिंचाई हो जाए। तो अपने आप सिंचाई कैसे होगी? जब वर्षा होगी तभी तो होगी ना, ऐसे तो होगी नहीं। तो इस तरीके से अगर स्वयंजा की बात आती है तो स्वयंजा के अंतर्गत वर्षा और तालाब के जल को बोला जाता था। वहीं पर अगर खनित्रमा, दूसरा क्या था? दूसरा प्रकार क्या था? खनित्रमा। खनित्रमा का मतलब कुआं और कूप का जल। कुआं या कूप के जल से जो खेतों की सिंचाई होती थी उनको क्या कहते थे? तो उनको कहा जाता था खनित्रमा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंचाई के साधन थे। अब वो कृषि से संबंधित कुछ अन्य शब्दावलियां हैं जिसको हम आपके समक्ष आपको हम बता रहे हैं। तो जो कृषि के अंतर्गत किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता था और कौन कौन सी शब्दावलियां थी? तो जैसे एक आता है लांगल। लांगल क्या है? लांगल किसको बोला जाता था? तो वो हल को बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल की मैं बात बता रही हूँ कि लांगल किसको बोला जाता था? तो लांगल हल को बोला जाता था। एक शब्द आता है क्या? करीस। करीस किसके लिए यूज हुआ है? तो करीस यूज हुआ है खाद्य के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर बात आती है क्षेत्र की, तो क्षेत्र किसके लिए यूज किया जाता था? तो वो जुते खेत जो होते थे उसके लिए यूज किया जाता था। किसके लिए? जुते हुए खेतों के लिए क्षेत्र शब्द यूज किया जाता था। वहीं पर अगर बंजर भूमि होती थी तो उसको क्या बोला जाता था? तो बंजर भूमि को खिल्ल के नाम से जानते थे। ठीक है, और किसान के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? तो किसान के लिए कीवास वर्ड यूज होता था। क्लियर हुआ? इसके बाद में हल की रेखा को किस नाम से जानते थे? हल की रेखा मतलब जो किसान हल के द्वारा खेत की जुताई करता था, तो जो रेखा बनती जाती थी तो उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको सीता के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सीता के नाम से जानते थे। वहीं पर अगर शाकम या करीश जैसा शब्द आता है, तो शाकम या करीश जैसा शब्द किसके लिए यूज होता था? गोबर की खाद के लिए। जो लोग गांव से जुड़े होंगे तो उनको पता होता होगा कि गोबर की खाद कैसे तैयार की जाती है। जो गाय या भैंस का जो गोबर होता है उसको गांव के लोग एक जगह स्टोर कर देते हैं और वो बहुत सालों तक उसको स्टोर करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं। वो एक दिन किसका रूप ले लेती है? गोबर खाद का रूप ले लेती है। ठीक है, तो लोग उसको खेतों में अपने डालते हैं। तो इससे क्या होता है? उत्पादन स्तर जो है बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और गोबर खाद का यूज करने का
एक और बेनिफिट है कि इससे क्या होता है, जो मृदा प्रदूषण होता है ना, तो वो नहीं होने पाता है। मृदा प्रदूषण नहीं होने पाता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये गोबर खाद के जो फायदे हैं वो हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक आता है कुल्या। तो कुल्या किसके लिए यूज हुआ है? तो कुल्या शब्द नहरों के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? नहरों के लिए। तो इस तरह से थे क्या, सिंचाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। और सिंचाई के साधन कौन कौन से थे, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। प्लस क्या बताया कि सिंचाई का उल्लेख कहाँ पर मिला है, कृषि का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट में हमने प्रकाश डाला है, तो हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर थोड़ी कुछ बहुत त्रुटियां भी हैं, तो आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे और नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, जाने से पहले आपसे ये एक बार जरूर बोलेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।